देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है और आज भी संसद में गतिरोध टूटने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही माहौल गरमाया हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने आमने सामने होकर प्रदर्शन किया है। बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी जवाब दो, राहुल जवाब दो के पोस्टर लहराए, तो वहीं विपक्षी सांसदों ने भी प्रदर्शन किया है और दोनों ही हाउसेस की कार्रवाई शुरू हो गई है। सीधा तो हाउस एडजर्न हो गया लोकसभा की कार्रवाई। मॉनसून सत्र यहीं से लोकसभा में संपन्न हो गया, साइन एंड डाई। अब अगले सत्र तक के लिए लोकसभा में कोई चर्चा। इस सत्र की अगर आप बात करें तो लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। साइन एंड डाई जिसे कहते हैं, ये पूरा का पूरा मॉनसून सत्र वॉश आउट हो गया, धुल गया। आखिरी दिन चर्चा नामुमकिन। बस पोस्टरबाजी, जेनजी, शिक्षा, परीक्षा, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी, इन तमाम बातों की गूंज आपको लगातार पार्लियामेंट में सुनाई देती रही। लेकिन आज वंदे मातरम की गूंज के साथ ही लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। कोई चर्चा का मौका आज नहीं। लगातार सरकार ये कहती रही कि इस पर चर्चा कीजिए, लेकिन विपक्ष का रवैया हंगामेदार। विपक्ष आज भी संसद परिसर में पोस्टर लेकर पहुंचा था, दान पेटी लेकर पहुंचा था और आज भी जवाब दो के नारे विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे थे, जबकि सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार कहा गया कि सरकार पूरी तरीके से चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन जब आपसी सहमति दोनों ही पक्षों में नहीं बन पाई तो आज लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है, यानी कि अगले सत्र तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। मॉनसून सत्र की बात करें तो मॉनसून सत्र में सिर्फ और सिर्फ हंगामा सुनाई दिया, सिर्फ और सिर्फ शोर शराबा सुनाई दिया, नारेबाजी सुनाई दी। जो सांसद हैं विपक्ष के, वो तख्तियां लेकर सदन के अंदर पहुंच रहे थे, लोकसभा में पहुंच रहे थे, लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब सरकार ने ये कहना शुरू किया कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो विपक्ष ने गोलपोस्ट बदलना भी शुरू कर दिया। विपक्ष ने ये कहना शुरू कर दिया कि एक दिन के अंदर चर्चा संभव नहीं है, 18 दिन से क्यों नहीं बोले, आज क्यों बोल रहे हैं, और अगर बोल रहे हैं तो हमारे सवाल का जवाब पहले दें, हमें पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं चाहिए। इन्हीं सब बयानबाजियों के बीच, इन्हीं सब घमासान के बीच आज लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। मॉनसून सत्र बरसात की तरह ही पानी में बह चुका है, पूरी तरीके से वॉश आउट हो चुका है। कोई काम नहीं हुआ। कुछ बिल जरूर सरकार पास कराने में कामयाब रही, लेकिन बिना चर्चा के बिल पास हुए, क्योंकि विपक्ष का रवैया था लगातार हंगामा करना, और विपक्ष लगातार हंगामा इस पूरे सत्र में करता रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर दे दें। आज गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों की मौजूदगी सदन के अंदर थी। सामने राहुल गांधी भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे और इस दौरान वंदे मातरम गाया गया, वंदे मातरम के सम्मान में। और आपको ये बात याद दिला दें, इस सत्र के दौरान वंदे मातरम बिल भी पास किया गया है। और अगर चर्चा की बात करें तो इस पूरे मॉनसून सत्र में मात्र 19 घंटे का काम हुआ है, जबकि औसतन कम से कम 106 से 108 घंटे का काम तो होना ही चाहिए था। लेकिन हर दिन सिर्फ और सिर्फ हंगामा होता रहा। कभी छात्रों की परीक्षा से जुड़ा हुआ मामला था, तो कभी लाठीचार्ज का मुद्दा था, समाजवादी पार्टी राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा लेकर आई। लेकिन राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो या विपक्षी पार्टियां हो, जो लगातार ये मांग कर रही थी कि छात्र आंदोलन के दौरान जो लाठीचार्ज हुआ, जो गोलियां चली, उस पर गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। गृह मंत्री ने कल बाकायदा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर कहा कि विपक्ष के जितने भी सवाल हैं वो सवाल अपने भेज सकते हैं, मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं, हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। लेकिन विपक्ष की ओर से ना तो कोई प्रश्न भेजा गया, उल्टा रामगोपाल यादव को आज आप सुने, उन्होंने ये कहा कि ये तरीका तो अलोकतांत्रिक तरीका है, इस तरीके से प्रश्न भेजकर फिर उनका उत्तर देना ये तरीका नहीं होता। और वहीं अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि हम किसी भी तरीके का भाषण सुनने के मूड में नहीं हैं। राहुल गांधी ने बयान दे दिया कि वी डोंट केयर गृह मंत्री क्या बोलते हैं, ये देश उनका डिक्टेशन सुनने के लिए या डिस्कशन सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ है। और आखिरकार पूरा मॉनसून सत्र स्वाहा हो गया, कोई चर्चा नहीं हो पाई।
केवल और केवल एक 28 जुलाई की तारीख अगर आप रख लें, जिसमें तकरीबन 11 से 12 घंटे की चर्चा हुई है, और वो भी छात्रों से जुड़ा हुआ पेपर लीक संशोधन बिल पर जो चर्चा हुई है, वो एक महत्वपूर्ण चर्चा का दिन था। उसके अलावा कुछ बिल बिना चर्चा के ही केवल ध्वनि मत से पास हो गए, कुछ हंगामे की भेंट चढ़ गए। एफसीआरए बिल की बात करें तो वो जेपीसी को पहुंचा दिया गया है, और डीलिमिटेशन बिल को लेकर जानकारी ये है तो अगले सत्र में हो सकता है डीलिमिटेशन बिल को लेकर एक बार फिर से कंसेंसस बनाने की कोशिश हो। बस पोस्टरबाजी इस सत्र के दौरान यही देखने को मिली है पार्लियामेंट्री प्रीमाइसेस में। देखिए, बड़े बड़े पोस्टर लेकर लगातार विपक्ष हंगामा करता रहा। संसद परिसर की तस्वीर तो आपने हर रोज देखी, लेकिन संसद के अंदर की तस्वीरें भी हंगामेदार ही रही है। अभी राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है, आपको सुनवाते सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पे भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? How you are protecting the constitution? That too, I am a leader of opposition. I am serving. Let them respond. Let them respond. You please take your seat. Let the leader of the house to respond. No, this is what the issue raised by you is very important. Let the government respond. Sir, please let them respond. Yes, let them respond. सर, जो माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है, और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं Secretary, you take your seat. Tarun Suk, when the leader of the house is on his legs, why you are shouting? लेकिन जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं और मैं भर्त्सना भी करता हूं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी, लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सब के लिए खेद का विषय है। Yes. सर, मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता, और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके, शुद्धिकरण करके अपमान करते हो।
House is not to respond. Why you are shouting? Tiwari ji, you all take your seat. What is this? When he is speaking, why you are all standing? Now, मैंने Honorable पहले Leader of the कहा, House will respond. You please wait your seat. मैंने Let us पहले respond. कहा कि बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नंबर 1। नंबर 2, ये हम सब के लिए खेद का विषय है, देश के लिए भी खेद का विषय है। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहे कि तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, यह उचित नहीं है। जब हमने कहा कि वी डू नॉट सब्सक्राइब, Whoever has done it, it is wrong. Whoever has done it, it is how wrong. do I know that We we all are. No, you take your seat, please. Let me explain. Let me explain on behalf of every member of this house. Let me explain my feeling. Now don't sensationalize, don't criticize. जो बात कही गई है, मैं कह रहा हूं कि भाई आपको जितनी दुख है उतना मुझे भी दुख है, मैं भी उतना उसी सेंटिमेंट्स के साथ चल रहा हूं। लेकिन आप अगर कहेंगे कि तुमने किया, भाई हम कह रहे हैं तहकीकात करेंगे, we will go into the details of it and find out, and if anybody is found guilty, certainly action will be taken, and we respect Mr. Kharge और इनके सेंटिमेंट्स को भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मेरा भी इनसे निवेदन है कि जब हमने कहा कि हम इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप भी इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए, इसकी जरूर चिंता करिए। So, one minute. Let me make my observation. You please take your seat. Kharge. सर, मैं That is true, then you can. No. मैं सिर्फ नड्डा साहब के नाम नहीं बोल रहा हूं। नड्डा साहब की बात नहीं है। Arun ji, you are a senior किसी officer. के बारे में बोलना नहीं चाहता। Why you are shouting? वहां पर You is like why you are shouting? You take your seat. रजिस्टर करो, You please take your seat. अरेस्ट करो, Let me पुलिस स्टेशन please में take your seat. यही मेरी मांग है। Number, I will make my observation. If untouchability is not a sin, there. No. Number, please take your seat. No, please take your seat. Nothing will go on record. Please take your seat. No. You please take your seat. If untouchability is not a sin, there is no sin in this world. We all condemn, irrespective of our party, irrespective of our ideology, irrespective of anything, we all condemn untouchability and we all are purified. There is no need for anyone to purify us again and again. No. What I am saying, you have listened to Nadaji now. I request the government also, those who have done the wrong thing, they will be investigated, they should be caught and they should be punished. There is no two different opinion on this. And honorable members, Sriman Praveen Chakravarti ji has given a notice rule 157 for disapproval of the Mines and Minerals Development Regulation Amendment Bill 2026. In this regard, I wish to inform the honorable member that the notice does not fall within the scope of the said rule. Further, there is no provision either in the Constitution of India or in the rules of the procedure and conduct of the business in the Council of States Rajya Sabha for giving a notice for disapproval of a bill. Hence, this notice is not admitted. Now, I call upon Srimati Sagarika Ghosh. Yeah, that when I am going for it, I will put the amendment for the vote when I am going for it. Now I am calling the speakers. Sir, thank you very much for giving me the opportunity to speak on this very important bill. We are in Independence Day week
when we celebrate the independence of India, we celebrate parliamentary democracy. So it is a sad day that in parliamentary democracy today, the Home Minister cannot be bothered to come to the House. You are not talking about the bill. Nothing is on record. Now श्रीमान तरुण राज्यसभा में जो अभी आप बहस सुन रहे हैं वो बहस ऐसे शुरू हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे हाल ही में उत्तराखंड पहुंचे थे जहां पर उन्होंने पार्टी की एक रैली की और उस पार्टी की रैली के बाद वहां पर शुद्धिकरण अभियान चला। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी बात को राज्यसभा में कहा कि ये बहुत दुखद है, ना मैंने किसी जाति की बात की, ना मैंने किसी धर्म की बात की, क्योंकि मैं दलित जाति से आता हूं, इसलिए वहां पर शुद्धिकरण अभियान चलाया गया और ये बहुत दुखद है और इस पर उन्होंने खेद प्रकट किया। इस पर जेपी नड्डा खड़े हुए। जेपी नड्डा ने ये कहा कि पहला तो इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है और इस मामले की पूरी जांच कराई जाएगी। शुद्धिकरण मामले की जांच सरकार के द्वारा की जाएगी और ये बहुत ही अशोभनीय है और बहुत दुखद है। उन्होंने भी यही बात दोहराई और ठीक वही बात जो चेयर पर इस वक्त आसीन है चेयरमैन राधा कृष्णन जी, माननीय सभापति है, उन्होंने भी ये बात दोहराई कि हमारे देश में ना तो इस तरह से जाति भेद है और ना जाति भेद होगा और जाति भेद जो पैदा करने की कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, ऐसा जेपी नड्डा के द्वारा भी कहा गया। तो संसद परिसर में इस वक्त जो चर्चा हो रही है, खासतौर पर हम राज्यसभा की बात करेंगे क्योंकि लोकसभा में तो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुकी है कार्रवाई, लेकिन राज्यसभा में जो चर्चा हुई है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के दलित होने के इस अपमान को लेकर हुई, जिस पर जेपी नड्डा ने कहा कि हमें इसे राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्ष के लगातार हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह के बयान को लेकर माहौल पिछले कई दिनों से गरमाया हुआ था, कोई कामकाज नहीं हो पा रहा था। हंगामे के बीच बिना बहस के ही बिल पास हो रहे थे। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट की चर्चा के बाद बिल को पास किया जा रहा था और कई बिल तो ऐसे भी थे जो बिना किसी चर्चा के ध्वनि मत से पास किए जा रहे थे। आज लोकसभा की कार्यवाही का आखिरी दिन था। जैसे ही कार्यवाही शुरू होती है, वंदे मातरम के साथ ही लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। अगर आप कहेंगे कि लोकसभा में कितना काम हुआ, संसद की कार्यवाही में कितना काम हुआ, तो काम सिर्फ इतना भर हुआ कि विपक्ष हंगामा करता रहा। एक नैरेटिव की लड़ाई है जो सदन के अंदर देखने को मिली। विपक्ष अपना नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा था और सत्ता पक्ष बार बार ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि किसी भी मुद्दे से वो भाग नहीं रहे हैं, वो चर्चा के लिए तैयार हैं। हालांकि विपक्ष की तरफ से कहा गया कि चर्चा के लिए सरकार मानी तो जरूर, लेकिन इसे मानते मानते बहुत देर कर दी, यानी आए तो जरूर लेकिन आते आते बहुत देर सरकार ने कर दी और अब उनके बयान का कोई फायदा नहीं है, उनकी चर्चा का कोई फायदा नहीं है। राहुल गांधी ने तो साफ साफ कह दिया था, वी डोंट केयर, हम नहीं सुनेंगे, हमें उनकी पॉलिटिकल भाषण को नहीं सुनना है, ये विपक्ष ने बड़ा साफ कर दिया था। और आज लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। आज लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। देवेंद्र पाराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, जैसा लग रहा था ठीक वैसा ही हुआ, कोई चर्चा नहीं हुई, सत्ता पक्ष कहता रहा बार बार, गृहमंत्री ने बाकायदा लेटर भी लिखा, लेकिन उसके बावजूद सहमति नहीं बन पाई और आज लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। या बिल्कुल प्राची, हालांकि एक चीज़ अगर आप देखें तो सरकार ने जिन बिल को लिस्ट किया था उनमें से एक बिल को छोड़ के बाकी जितने बिल थे इस हंगामे के दौर में भी वो सारे बिल पास करा लिए गए। मतलब ये कि सरकार का अपना जो लिस्टेड एजेंडा था वो तो सारा का सारा लगभग पूरा हो गया, सिर्फ एक बिल पास नहीं हुआ। हाँ, दूसरी चीज़ ये ज़रूर थी कि जो लिस्टेड भले ही ना हो लेकिन प्लानिंग में ये था कि वुमेन रिजर्वेशन बिल, डिलिमिटेशन बिल, इस तरह के बिल को भी पास करा लें। उस काम को सरकार नहीं करा पाई, लेकिन एजेंडा के हिसाब से अपना काम तो सरकार करा पाई। लेकिन अपोजिशन के हिसाब से आप देखें तो वहाँ पर वो जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश थी पूरे इस सत्र के दरमियान वही करती थ्रू आउट नज़र आई। और वैसे कंडीशन में आखिरी दिनों में जब ये दिखा कि एक चर्चा सीधे सीधे हो सकती है जो अपोजिशन मांग रहा है, गृहमंत्री अमित शाह खुद बार बार आके बाहर कह रहे हैं और न सिर्फ कहा जा रहा है बल्कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बल्कि स्पीकर को उन्होंने चिट्ठी भी लिखी और उसकी एक कॉपी संसदीय कार्य मंत्री को भी भेजी कि जितनी देर चर्चा अपोजिशन कराना चाहे उसके लिए वो तैयार हैं, वो खुद जवाब देंगे। तो वहाँ पर सिर्फ ऐसा समझ में आया कि अपोजिशन की मंशा ज़्यादा ये थी कि ये इस तर्क को लेकर जाए लोगों के बीच जब सत्र खत्म हो गया कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में नहीं आए, उनको जवाब देना चाहिए था, उनका इस्तीफा होना चाहिए, इस तरह की चीज़ों को लेकर। तो कुल मिलाकर अब नैरेटिव की ही लड़ाई होनी है।
सत्ता पक्ष लोगों के बीच ये समझाने में लगा हुआ है कि किस प्रकार से चर्चा कराने से राहुल गांधी खुद भाग रहे हैं, अपोजिशन के लोग भाग रहे हैं और दूसरी तरफ अपोजिशन अपने आरोप पर कायम है। एक और तस्वीर जो आज देवेंद्र दिखाई दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कैबिनेट के तमाम मंत्री आज पार्लियामेंट में मौजूद थे और लोकसभा की कार्रवाई स्थगित होने से पहले वंदे मातरम गीत गाया गया। इस राष्ट्र गीत को भी वही सम्मान मिला जैसे राष्ट्रगान को मिलता है। या निश्चित तौर पे उससे संबंधित तो ऑलरेडी एक बिल भी इस बार पास हुआ, जिसे दोनों सदनों ने पास ये किया कि अगर वंदे मातरम का किसी भी रूप में कोई अगर अपमान होगा तो उसी तरीके की सज़ा उसमें भी मिलेगी, तो उसको एक कानूनी जामा भी पहना दिया गया है। लेकिन अभी ज़्यादा दिलचस्प चीज़ ये रहेगा, ये देखना रहेगा कि अभी थोड़ी देर बाद जब स्पीकर के चेंबर में सत्र खत्म होने के बाद जब सभी दल के नेता वहाँ मिलते हैं तो अपोजिशन के कौन कौन से लोग वहाँ जाते हैं तो क्या कुछ बातचीत होती है, तो वो एक तस्वीर ज़रूर आने की उम्मीद की जा रही है। वो तस्वीर इतने हंगामों के बाद कैसी होगी और जो बातचीत होगी वो किस प्रकार की होगी, उसके बारे में अंदाज़ा तो लगाया ही जा सकता है कि अगर बाहर इतनी ज़्यादा गर्माहट हो, हाउस के अंदर इतनी ज़्यादा गर्माहट हो, तो सत्र खत्म होने के बाद अगर स्पीकर के साथ कोई औपचारिक मुलाकात होती है तो उसमें कितनी गर्मजोशी रह पाएगी, उसके बारे में तो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन बाकी उस पर नज़रें ज़रूर टिकी हैं कि अपोजिशन के कौन कौन से नेता वहाँ जाते हैं और बातचीत क्या होती है। बिल्कुल, सदन खत्म करने के बाद अब कौन सा नैरेटिव विपक्ष बाहर लेकर निकलता है, सत्ता पक्ष जनता को क्या बताता है, ये देखना दिलचस्प होगा। शुक्रिया आपका देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। 80वीं स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए पूरा देश इस वक्त तैयार है। 15 अगस्त से पहले आज दिल्ली में समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई और इस दौरान सुरक्षा को देखते हुए लाल किले के आसपास की सड़कों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। फुल ड्रेस रिहर्सल में लाल किले पर ध्वजारोहण, गार्ड ऑफ ऑनर और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। प्रधानमंत्री का लाल किले पर आगमन और तय प्रोटोकॉल की प्रैक्टिस भी देखने को मिली। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान सेना के बैंड ने राष्ट्रीय गान की धुन बजाई। इस बार का स्वतंत्रता दिवस समारोह कई मायने में खास है। ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से पहली बार वंदे मातरम गाया जाएगा। रिहर्सल के दौरान फूलों की सजावट और वंदे मातरम की झलक दिखाई देगी। वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर बैनर लेकर उड़ान भरता हुआ भी दिखाई देगा। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तो फुल ड्रेस रिहर्सल हुई है परेड की, पुष्प वर्षा जैसे होगी उसका जो टाइम है उस प्रोटोकॉल के साथ साथ ये रिहर्सल की गई। ध्वजारोहण 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और वहां से उनका ऐतिहासिक भाषण भी होगा। और इस बार ये 15 अगस्त इस लिहाज से भी बेहद खास है जहां वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर वंदे मातरम राष्ट्रगीत को भी राष्ट्रगान जैसा संरक्षण प्राप्त हुआ है। संवैधानिक संरक्षण के साथ वंदे मातरम की धुन लाल किले की प्राचीर से भी आपको सुनाई देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगे। भव्य समारोह के लिए लगभग 5000 स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया गया है। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान प्रधानमंत्री के लाल किले पर आगमन और निर्धारित प्रोटोकॉल का भी अभ्यास किया गया। इस साल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति को भी विशेष सम्मान दिया जाएगा। इसके साथ ही 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को रेखांकित किया जाएगा। इस बार का 15 अगस्त इस लिहाज से भी खास है, युवाओं का इसमें क्या उल्लेख रहता है, युवाओं की सहभागिता विकसित भारत को बनाने में कैसी दिखाई देती है। कॉमनवेल्थ गेम्स में जिस तरीके से भारतीय युवाओं ने अपना परचम लहराया, इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में जरूर दिखाई देगा। और हाल ही के दिनों में जिस तरीके की क्रांतियां हुई हैं, चाहे वो शिक्षा परीक्षा सुधार को लेकर हो, जेनसी के हुंकार को लेकर हो, ये तमाम बातें आप मानकर चलिए इसका जिक्र जरूर होने जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में। स्वतंत्रता दिवस के समारोह को देखते हुए राजधानी में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने पूरे इलाके में 1000 स्पेशल सीसीटीवी लगाए हैं, जिन्हें कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। जगह जगह पर फेस रिकॉग्निशन कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि संदिग्ध की फौरन पहचान की जा सके। वीडियो एनालिटिक्स और AI कैमरे भी लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने लाल किले के पास एंटी ड्रोन सिस्टम भी इंस्टॉल किया है। पूरे समारोह में सुरक्षा के लिए करीब 20,000 जवानों को तैनात किया गया है। पूरे लाल किले को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा ऐसी है कि कोई परिंदा भी पर ना मार सके।
ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाल किला सजकर तैयार हो रहा है। वंदे मातरम की थीम रहेगी इस बार। वंदे मातरम गीत 150 वर्ष की यात्रा पूरी कर रहा है। संवैधानिक दर्जा राष्ट्रगीत के तौर पर वैसे तो हम राष्ट्रगीत हमेशा से इसे गा ही रहे हैं, लेकिन जब आप इसे एक सुरक्षा प्रदान करते हैं, वंदे मातरम को भी उन्हीं प्रोटोकॉल का आदर मिलेगा जैसा आदर राष्ट्रगान को मिलता है। इस लिहाज से इस बार का ये स्वतंत्रता दिवस बेहद खास होने जा रहा है। लाल किले की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री के साथ साथ एनएसजी कमांडो भी तैनात रहेंगे। समारोह स्थल के आसपास एनडीआरएफ और फायर डिपार्टमेंट की तैनाती रहेगी। स्वतंत्रता दिवस समारोह को फुल प्रूफ बनाने के लिए कैसी है तैयारी, बता रहे हैं हमारे सहयोगी। स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरी दिल्ली को दिल्ली पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। दिल्ली में चप्पे चप्पे पर इस समय पुलिस बल तैनात है। फुल ड्रेस रिहर्सल का भी मौका है, तो लिहाजा दिल्ली पुलिस ने एहतियात बरतते हुए 2 मुख्य सड़कों को बंद किया है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस के कर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान और इसके अलावा जो एनएसजी के कमांडो हैं उन्हें तैनात किया गया है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज की टीमें इस वक्त अपना काम कर रही हैं। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीमें भी हैं। खासतौर पर लाल किले और उसके आसपास के इलाकों में ड्रोन कैमरे से भी पुलिस जो है नजर रख रही है। सीसीटीवी कैमरे और लगाए गए हैं ताकि चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सके। तो ये तो सिर्फ फुल ड्रेस रिहर्सल की तस्वीरें हैं। सोचिए कि जब स्वतंत्रता दिवस का मौका होगा और उस दौरान पूरा एक सेलिब्रेशन के मोड में होगा पूरा देश, तो उस वक्त सुरक्षा कैसी होगी। इतनी पुख्ता सुरक्षा है कि अगर दिल्ली पुलिस की मर्जी के बिना कोई परिंदा भी पर मारेगा तो समझिए उस पर कानूनी कार्रवाई होना तय है। दिल्ली के साथ ही बॉर्डर इलाकों में भी सघन चेकिंग जारी है। दिल्ली पुलिस हर आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ले रही है। आईटीओ, धौलाकुआं, टिकरी बॉर्डर जैसे इलाकों में पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर हर आने जाने वाली गाड़ियों की जांच की। 15 अगस्त समारोह को देखते हुए यमुना नदी में पुलिस ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। बोट की मदद से पुलिस चारों ओर गश्ती कर रही है। तो दिल्ली को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चाहे आईटीओ हो, लाल किला हो, धौलाकुआं हो, सरोजनी नगर हो, टीकरी बॉर्डर हो या फिर यमुना नदी, हर जगह पर पुलिस की तैनाती देखने को मिल रही है। दिल्ली में आने जाने वाली गाड़ियों की सघन तलाशी अभियान किया जा रहा है। हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है। तो यमुना नदी में भी बोट के जरिए पेट्रोलिंग की जा रही है। 15 अगस्त से पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत शहर शहर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। देश के कई राज्यों में बड़ी संख्या में लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक, आंध्र प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक, छत्तीसगढ़ से लेकर त्रिपुरा तक पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। चंडीगढ़ में तिरंगा यात्रा के दौरान वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हाथों में तिरंगे के साथ हिस्सा लिया। मुंबई में एनसीसी कैडेट्स ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत रैली का आयोजन किया। इस रैली में सैकड़ों छात्र शामिल हुए। मुंबई, रामबन, अहमदाबाद, चंडीगढ़ और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, सब जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। कहीं युवा दिखाई दे रहे हैं, कहीं छोटे छोटे नौनिहाल दिखाई दे रहे हैं, स्कूल जाने वाले छात्र दिखाई दे रहे हैं और विजयवाड़ा की भी रैली की यह तस्वीर आप देखें। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मदरसों के बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान पहाड़ी पर बड़ी संख्या में मदरसों में पढ़ने वाले छात्र हाथों में तिरंगा लेकर मार्च करते नजर आए। छात्रों में बुर्का पहनी कई छात्राएं भी शामिल थीं। इस तिरंगा रैली ये मदरसा निज़ामिया व निज़ामिया पब्लिक स्कूल से जो ये असातिज़ा इकराम और हमने ये तिरंगा रैली निकाली। इसमें बहुत सारे लोगों ने शिरकत की और लीडर हज़रात भी आए और ऑफिसर हज़रात भी आए। तो ये तिरंगा रैली है, इससे हम यही पैगाम देंगे कि वतन की मोहब्बत जो है ईमान का आधा हिस्सा है। कि वो शायर लिखता है, वतन से मोहब्बत करो ये मेरा ईमान कहता है, वतन से मोहब्बत करो ये मेरा ईमान कहता है, दीन की हिफाजत करो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। और किसी ने कितना खूब कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। देखिए आज मदरसा निजामिया के तालिबे इल्मों ने रैली निकाली जिसमें यहाँ के लोकल लोग और काफी लोग यहाँ शरीक। तो पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक आप देख रहे हैं चारों तरफ तिरंगा रैली निकाली जा रही है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल की भी तस्वीर आपको दिखा दें। गांदरबल में हर घर तिरंगा अभियान के तहत मेगा रैली निकाली गई और इस रैली में छात्रों के साथ ही सरकारी अधिकारी भी शामिल हुए और अच्छी खासी संख्या में लोग जुटे इस तिरंगा यात्रा में। रामबन में ऑटो रिक्शा पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। जम्मू कश्मीर के हाईवे पर एक लाइन में लगे हुए झंडे ऑटो दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीले रंग की ऑटो, काले रंग की ऑटो आप देखें और सब पर तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में आम लोगों के साथ ही सेना के जवान भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की तस्वीर भी आप देख लीजिए। ये शहर भी तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। विजयवाड़ा में बड़ी संख्या में हर घर तिरंगा अभियान के तहत छोटे छोटे बच्चे साइकिल लेकर शामिल हुए। देशभक्ति के नारों के साथ बच्चों ने बड़ी रैली निकाली। और आंध्र प्रदेश के बाद तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद से भी। अहमदाबाद में हजारों की संख्या में लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी सड़क पर सभी के साथ मार्च करते हुए दिखाई दिए। गुजरात के बाद छत्तीसगढ़ के नारायणपुर की तस्वीर भी आपको दिखाती हूँ। हर घर तिरंगा यात्रा अभियान के तहत नारायणपुर में बाइक रैली निकाली गई। बड़ी संख्या में बाइक सवार झंडे के साथ ड्राइव करते हुए नजर आए। मिलावटी नकली फूड प्रोडक्ट के खिलाफ एक्शन को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। एनालॉग पनीर को एमपी सरकार ने बैन कर दिया है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात के बाद एमपी चौथा स्टेट बन गया है जहां पर एनालॉग पनीर को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। मोहन सरकार ने मिलावटखोरों से निपटने को लेकर यह कदम उठाया। इसके साथ ही इंदौर समेत कई जगहों पर छापेमारी में मिलावटी पनीर, घी, मिल्क और उसके जुड़े सारे प्रोडक्ट्स को जब्त कर लिया गया है। एमपी के साथ साथ देश के अलग अलग स्टेट में नकली के खिलाफ अभियान जारी है। मथुरा में खाद्य विभाग की टीम ने 1500 किलो नकली पनीर और हजारों लीटर मिलावटी दूध नष्ट कराया। तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर 434 किलो खोया जब्त किया गया। इस बीच अब मध्य प्रदेश पे एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में एनालॉग पनीर की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश दिए। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने मिलावटखोरों पर मकोका लगाने की तैयारी की है। यानी कुल मिलाकर खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लगातार अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्टेट्स में कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ की तर्ज पर एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगा दिया है। कहा है कि सरकार का ये जोर प्राकृतिक तरीके से दुग्ध उत्पादन पर बढ़ावा देना है और उसी से क्वालिटी पनीर तैयार किया जाएगा। मध्य प्रदेश में डेयरी प्रोडक्ट को बढ़ाना मकसद है। अभी इंदौर में किया गया 450 किलो का मावा जब्त हुआ और इंदौर डिस्ट्रिक्ट और आसपास के इलाकों में एनालॉग पनीर के कई बड़े यूनिट लगे हुए हैं जहां वनस्पति स्टार्च केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। मध्य प्रदेश के अंदर हमने ये निर्णय किया कि एनालॉग पनीर को हम इसको हतोत्साहित करेंगे, इस पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये जैसा बाकी राज्यों के साथ ध्यान में आया है कि हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से जो दूध के उत्पाद है उनकी शुद्धता के बलबूते पर हम अपने राज्य की पहचान बनाएंगे। दूध का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में हम आगे चल रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की इस प्रकार की गतिविधियों को हम बढ़ावा नहीं देंगे। और अब खबर यूपी के मथुरा से, जहां कपड़ों में चमक लाने वाले रानीपाल केमिकल के इस्तेमाल से पनीर बनाया जा रहा था। खाद्य विभाग की टीम ने मथुरा जिले में छापेमारी कर 5.5 लाख से ज्यादा के मिलावटी पनीर और दूध को जब्त किया है। स्पॉट से 1500 किलो नकली पनीर और 3000 लीटर मिलावटी दूध जब्त किया गया है।
जिसे प्रशासन ने मिट्टी डालकर नष्ट करवाया। पनीर बनाने में इस्तेमाल किए जा रहे सोयाबीन, रिफाइंड ऑयल और एक केमिकल समेत दूसरे सामान को भी सीज किया गया है। टीम ने पनीर, दूध, रिफाइंड पामोलिन ऑयल, सोयाबीन, रानीपाल केमिकल और स्किम्ड मिल्क पाउडर के कुल 8 नमूने लिए। इसके अलावा चेक बाजार से मिश्रित दूध का एक नमूना भी लिया गया है। सभी 9 नमूने जांच के लिए सरकारी लैब भेजे जा रहे हैं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर खाद्य सुरक्षा की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। यहां एक वाहन से ले जा रहे करीब 434.4 किलो खोया जब्त किया गया। इसके 4 नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। ये कार्रवाई सूचना के आधार पर सहायक आयुक्त की अगुवाई में की गई। एक गाड़ी को रोककर तफ्तीश शुरू की गई। निरीक्षण के दौरान वाहन से 6 बोरियां बरामद हुई और सभी बोरी में 50 किलोग्राम खोया था। इसके अलावा 24 पॉलिथीन पैकेज भी बरामद हुए। इनमें प्रत्येक में लगभग 5.6 किलोग्राम खोया था। कुल मिलाकर टीम ने 434.4 किलोग्राम खोया बरामद किया। और अब खबर लखनऊ से है, जहां एफएसडीए ने नकली दवाओं के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। ये नेटवर्क बिना किसी सप्लाई के सिर्फ कागजों पर करोड़ों रुपए का फर्जी कारोबार चला रहा था। एफएसडीए की जांच में सामने आया कि कई फर्मों के बीच बिना दवा सप्लाई के क्रॉस बिलिंग की जा रही थी। फर्जी बिल तैयार कर कागजों में दवाओं की खरीद बिक्री दिखाई जाती थी और बंद पड़ी फर्मों का इस्तेमाल फर्जी लेन देन के लिए किया जा रहा था। मामले में अमीनाबाद थाने में 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। जांच में 39 लाख से ज्यादा जोरुल M1 टैबलेट का हिसाब नहीं मिला और फर्म के संचालक ने इस साल 8 करोड़ 87 लाख रुपए की दवाओं की खरीद दिखाई है। जांच के दौरान टीम को ऐसे दस्तावेज मिले जिनमें अन्य फर्मों के नाम पर कई दवाओं की खरीद की गई है। तो नकली दवाओं को नष्ट करने के साथ साथ ऐसी फर्मों पर भी अब ये कार्रवाई की गई है जो कागजों पर तो लेन देन कर रहे थे, लेकिन असल में दवाइयों का लेन देन इनके बीच में नहीं हो रहा था। बिना दवा सप्लाई के ही करोड़ों की फर्जी बिलिंग की जा रही थी और तकरीबन 39 लाख की एक टैबलेट का हिसाब ही नहीं मिला। टैबलेट बेच तो दी गई, लेकिन ना टैबलेट पहुंची, ना ही कोई इसके बारे में जानकारी मिली। सिर्फ कागजों पर ही लेन देन कर दिया गया और ऐसे अब फर्मों पर पुलिस की नजर बनी हुई है। लखनऊ में एफएसडीए टीम ने ये बड़ा एक्शन लेते हुए नकली दवा के आधार पर कारोबार करने वाले लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। और आइए अब आपको एक मनी लंगर की खबर दिखाते हैं। लंगर का नाम सुनते ही आमतौर पर जहन में सब्जी, पूड़ी या दाल रोटी की तस्वीर आती है, लेकिन चंडीगढ़ के सेक्टर 8 में इन दिनों एक अलग तरह का लंगर चर्चा में है, जहां लोगों को खाने पीने की चीजों के साथ नकद पैसे बांटे गए हैं। अमृतसर के रहने वाले राजा जी द किंग की ओर से मंदिर के बाहर लगाए गए इस लंगर में बर्गर और कोल्ड ड्रिंक के साथ 500 रुपए का नोट बांटा गया। कमाल है। कतार में लगी रही लंबी भीड़ और इस भीड़ को संभालने के लिए बाउंसर भी तैनात थे। लंगर बांटने वाले अमृतसर के रहने वाले हैं। उनका नाम राजा द किंग है। क्रिप्टो करेंसी का कारोबार है। वो माता रानी के भक्त हैं। उनका दावा है कि वो सब माता रानी के आदेश पर कर रहे हैं। अपनी 90% संपत्ति जरूरतमंदों को दान करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में पेट्रोल का अलग लंगर लगाएंगे। क्या बात है। तस्वीर तो देखिए, छोटे छोटे बच्चे जब बर्गर और कोल्ड ड्रिंक के साथ 500 रुपए का नोट हाथ में ले रहे हैं तो खुद हैरान हो रहे हैं। और बड़ों की भी लाइन देखिए, इसमें तो बहुत सारे ज़रूरतमंद ही आपको दिखाई देंगे, जो गरीब है, जिनके पास रोजगार नहीं है। लेकिन कमाल है, ऐसे लंगर लगाने वाले लोग भी हैं हमारे देश में। मैं जय माता दी कसम खाई थी काफी देर होगी कि जिस कंट्री के जिस भी स्टेट में रहूंगा, किसी भी सिटी में, उस देश का सबसे बड़ा नोट दूंगा। जितनी भी मेरे पास दौलत है 90% दान करूंगा। आज अमृतसर में, अब चंडीगढ़ में, पूरी दुनिया से मेरा एक ही लक्ष्य है, जय माता दी बुलाना। आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? देखिए, अभी तक सोर्स ऑफ इनकम ये है कि अभी मेरे पापा की डेथ हुई थी, उससे पहले मैं जो क्रिप्टो में पैसे कमा रहा था वो दान कर रहा था। तो लोगों ने कहा कि ये अपने बाप के पैसे कर रहा है, तो मैं पहले अपने पापा के पैसे दान करूंगा। देखिए, पापा के ना रहने के बाद उनके आधे पैसे मुझे मिले हैं, तो वो जितने हैं वो पहले दान करूंगा, फिर अपने क्रिप्टो के पैसे दान करूंगा। ये लंगर कभी भी बंद नहीं होंगे। जय माता दी। किसी सरकारी डिपार्टमेंट में काम मैं क्रिप्टो का काम करता हूं। पहले शेयर मार्केट काम करता था। स्टार्टिंग में सबको पता है 2000 जब भी मैं अमृतसर में था, मैंने शेयर मार्केट में लगाया। जय माता दी मुझे शेयर्स बताते हैं, क्रिप्टो के बारे में बताते हैं। जब बिटकॉइन का रेट 22 रुपीज 2010 में था, 45 रुपए डॉलर था। जो भी मुझे जानते हैं, मैं तब से कहते आया हूं कि 2025 से पहले 1 करोड़ रुपया रेट होगा बिटकॉइन का।
का बच्चा कहता है कि मुझे मैकडोनल्ड खाना है तो उसे मिनट में मैकडोनल्ड की मील मिल जाती है, हर चीज। जो इसका सपना भी नहीं देखता उन्हें हर चीज खिलाऊंगा वेज 5। इसके बाद JW मैरियट से लेके हर 5 स्टार चंडीगढ़ में होटल में लंगर लगने जा रहे हैं। इसके बाद काफी जगह लंगर लगेंगे, निक बेकर से लेके हल्दीराम से लेके गोपाल तक। जो नहीं जाता वो खाए पिएंगे। जय माता। क्यों लगा आपको ये लंगर लगाना जो है 2019 से आपने स्टार्ट किया, क्यों? देखिए, मैं हर चीज के लिए तरसा हूँ। और अब खबर कुदरत के कहर की। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पहाड़ से मैदान तक भारी तबाही मचा दी है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश लोगों के लिए आफत बनी हुई है। लगातार हो रहे लैंडस्लाइड की वजह से कई हाईवे को बंद कर दिया गया है। पहाड़ों से सैलाबी अटैक के बाद अब मैदानी इलाकों में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त सबसे बुरे हालात हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। सड़कें समंदर बनी हुई हैं। चाहे महाराष्ट्र हो या गुजरात, उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड, शहर शहर बादलों का डेरा है। आसमानी प्रहार से असम के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। आज भी यूपी, दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लाहौल स्पीति में चंद्रभागा नदी का बढ़ा हुआ जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। जोबरंग ब्रिज का कुछ हिस्सा पानी में डूब चुका है। पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। आसपास के कई गांवों का संपर्क कट चुका है। प्रशासन ने लोगों से ब्रिज न पार करने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश की ही दूसरी तस्वीर भी देखिए। भारी बारिश के बाद किन्नौर में बाढ़ जैसे हालात हैं। नाला उफान पर है। ऐसा लग रहा है जैसे बादल फट गया। नाले के तेज बहाव से कई गांवों का संपर्क भी कट गया है। वहीं सतलुज नदी भी उफान पर है। नदी किनारे रहने वालों को प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कह दिया।